हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और एक न्यूमेरिकल भी कंसिडर कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है। फाइन, आज का ये टॉपिक कंटेंट हमारा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। फर्स्ट इज, जो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज ऑस्टेट का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑस्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, उसके पास में अगर मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास अगर रखा हुआ है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, सो ये मैग्नेटिक निडल जो है, ये कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ ऑब्जर्व हुई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक कंपास जो उसके पास में पड़ा हुआ था उसकी निडल डिफ्लेक्ट करती है। इसकी निडल डिफ्लेक्ट कब करेगी? जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में, वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तभी करंट के जाने से ये निडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई। फाइन। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और फर्दर एक्सटेंड किए, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज ये ऑब्जर्व की कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदलता है, अगर करंट ऊपर नीचे से ऊपर ना जाके ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन पे जा रही है करंट, फाइन, सो डायरेक्शन जो है वो एकदम रिवर्स हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो एकदम रिवर्स हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज, जो डिफ्लेक्शन है दैट रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड। डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इज रिवर्स्ड when the direction of current is reversed. Fine. Second, अगर I की वैल्यू बढ़ा दी जाए, ठीक है, इफ I को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है। अगर ये I की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो डिफ्लेक्शन इसकी जगह यहां पर होगा। फाइन। सो I इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा, विच एवर डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग। इफ करंट इन द वायर इज increased, then the deflection is increased. The deflection is increased and vice versa. ठीक है, मतलब अगर करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि अगर ये निडल को, ठीक है, यहीं पर रखें तो करंट अगर इनके पास आएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा, या निडल इसके पास जाएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। मींस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलने लगता है, कीपिंग द करंट सेम। अगर ये वायर यहीं पर है और इसमें आई करंट ही फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं कंपास को इसके पास लेके आऊंगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। फाइन। इफ कंपास इज ब्रॉट near to the wire, then the deflection increases, ठीक है, and again vice versa। और सेम आप कंपास को एक ही जगह में रख के करंट को भी उसके पास या उससे दूर ले जा सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है उन्होंने किया, और द मेन कंक्लूजन जो उन्होंने बताया, उनका मेन कंक्लूजन ये था कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस कंपास को रखेंगे तभी वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये उनका बेसिक कंक्लूजन था और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने देखे, ठीक है, फाइन। नाउ अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक कार्डबोर्ड के सेंटर में ऐसे, अगर ये कार्डबोर्ड है, यहां से अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे क्रॉस कर दी जाए, यहां पर अगर कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स हम बिछा देंगे, ये स्प्रेड कर देंगे, और जैसे ही इसमें करंट होगा तो आयरन फिलिंग्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का शेप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये वायर है, मैं एक कार्डबोर्ड बना दे रहा हूं कुछ ऐसा, फाइन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो हमने क्या किया, कार्डबोर्ड रखा है और परपेंडिकुलरली एक वायर को क्रॉस करवाया यहां से, फाइन। और जैसे इसमें करंट आएगा, जैसे इसमें करंट आएगा तो क्या होगा, इसमें जो आयरन फिलिंग्स हम बिछा के रखेंगे, जो स्प्रेड करके रखेंगे, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का शेप ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का शेप ले लेते हैं। और ये क्या है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें शो करता है कि आई के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, फाइन, आई के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो ऑर्स्टेड ने किया, और उनका मेजर कंक्लूजन ये था कि एक करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, फाइन। अभी तक इतना कंक्लूजन आप ध्यान पे रखेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, सबसे पहले कि हाउ करंट फ्लो या करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला टॉपिक कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेकंड, फोर्स experienced by a moving charge or current carrying conductor, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है इसमें वो है हाउ टू एक्सेलरेट अ चार्ज यूजिंग साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम आता है, ठीक है। तो वही देखना है कि हाउ टू एक्सेलरेट अ चार्ज यूजिंग साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट हमें देखना है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज गैल्वेनोमीटर, means how a galvanometer can behave as a ammeter and voltmeter, how it behaves as voltmeter and ammeter। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। विद ईच टॉपिक के न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, नीट के न्यूमेरिकल एंड आईआईटी जेईई में आए हुए न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा हर टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी भी मिले और टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते रहे, फाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ना है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, सिंबल क्या है, डायरेक्शन क्या कंसिडर किया जाता है, ये सब, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। कौन करता है, करंट कैरिंग वायर शो कर सकती है या मैग्नेट भी शो कर सकता है, फाइन। सो इट इज अ रीजन इन विच a current carrying conductor or a magnet shows magnetic effect, ठीक है। उनका मैग्नेटिक इफेक्ट जिस रीजन पे काम करता है दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी हम लाइंस बनाने वाले हैं, फील्ड लाइंस बनाने वाले, सब इमेजिनरी होने वाली है, फाइन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं, इट इज
डिनोटेड बाय कैपिटल B। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से करते। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट है ऑफ B इज टेस्ला, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल T से, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी SI यूनिट है टेस्ला, या फिर वी कैन ऑल्सो राइट वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट आपको देखने को मिलेगी जहां से आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाएंगे उसका, दैट विल गो जब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, उसमें हम एक और यूनिट देखेंगे जो B की हम पढ़ पाएंगे। आई होप आपको यहां तक का कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक तक कि ऑस्टेड के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नाउ अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो हमें फाइंड आउट करना है यहां पर। फाइन, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, और किसी थीटा एंगल के एक चार्ज इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v। ठीक है ना, चार्ज फॉर एग्जांपल q है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एक चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो थीटा डिग्री बना रहा है 20। ठीक है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो मुझे एक परपेंडिकुलर यहां पर मिलेगा, दैट इज v साइन थीटा, और एक यहां पर मिलेगा दैट इज v कॉस थीटा। फाइन, इसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे मुझे, और यहां पर एक और लाइन में यहां पर बनाकर रख रहा हूं कुछ इस तरीके से। फाइन, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कुछ ऐसा। फाइन, ओके। सो हम थोड़ा सा और बेटर विजुअलाइज आप कर सकें, इसलिए हम ऐसा एक 3D फिगर टाइप का कुछ बना देते हैं। ठीक है, सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, आप ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब जो फोर्स इस चार्ज Q पे लगता है, हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज Q किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v और b के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, सो वी कॉल इट एज अ मैग्नेटिक फोर्स। फाइन, ओके। अब वो फोर्स जो है, दैट फोर्स Fb, मैं B सिग्निफाई कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये मैग्नेटिक फोर्स है। फाइन, सो Fb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उस पे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। फाइन, सेकंड, Fb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B के। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v साइन थीटा के, v साइन थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर है, क्योंकि b के पैरेलल वाले से उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन पे है, एक चार्ज उसी डायरेक्शन पे अगर मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, कंपोनेंट जो इस फोर्स पे डिपेंड करता है दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v। फाइन, सो v साइन थीटा। अगर ये तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, Fb इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आएगा अगर उसको 1 कंसिडर कर लिया जाए, सो Fb आ गया QVB, स्मॉल b लिख लेता हूं मैं, B साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो Fb अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, QV क्रॉस B। कुछ इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगी फोर्स की। तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, बेटर कॉल इट मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज Q in magnetic field, in magnetic field। ठीक है, कुछ
स्पेशल डेरिवेशन नहीं है इसका, बस सिंपल किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है उसके बेसिस पे हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये एफ बी क्यू वी बी साइन थीटा, यहां से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर V जो B के पैरेलल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस केस में, थीटा जीरो मतलब साइन जीरो जीरो, और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, फाइन। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या चार्ज का मूव होना जरूरी है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज रखा भी हुआ है तो भी उस पर फोर्स लगता था, F इज इक्वल टू क्यू वी, लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी उस पर फोर्स लगेगा, अगर वो चार्ज रुका हुआ है तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? नहीं। देखिए यहां पर एक कंपोनेंट है V इन द फॉर्मूला, फाइन। अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो V जीरो हो जाएगा, अगर V जीरो हो गया तो F भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो फॉर अ चार्ज एट रेस्ट V is equal to 0 and hence FB is equal to 0। अगर चार्ज रेस्ट पर है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट, चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B does not experience any force, ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे भी आपको ये वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0, और थीटा 180 डिग्री में भी साइन 180 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर B इस तरीके से और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है पैरेलली, या उल्टा मूव कर रहा है 180 डिग्री एंटी पैरेलली, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आई होप आपको मैग्नीट्यूड समझ आया होगा फोर्स का कैसे आ गया, फाइन, ओके। नेक्स्ट आती है बात डायरेक्शन की। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमको FB मिल रहा है, सो FB का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड B। डायरेक्शन की अगर बात की जाए, डायरेक्शन ऑफ FB का डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। विल टेक अवर राइट हैंड, पहला कंपोनेंट है V, दूसरा कंपोनेंट है B। सो हम V में अपना पाम ओपन करेंगे एंड B की तरफ क्लोज करेंगे, ठीक है। V में पाम ऐसे रखेंगे और B की तरफ क्लोज करेंगे। अगर आप इस सरफेस को ऐसा प्लेन सरफेस लेते हैं तो बेसिकली कैसा मूव हो रहा है, हाथ इस तरीके से, ये V जा रहा है और B की तरफ मूव हुआ तो F की तरफ आपको क्या लगेगा, मतलब और ऊपर डायरेक्शन की तरफ आपको फोर्स लगेगा। तो यहां पर फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन पे लग रहा है FB, ठीक है। ये ऐसा प्लेन सरफेस है, अगर 3D इमेजिन करें इसको आप, ये ऐसा प्लेन सरफेस है, फाइन, इस तरीके से। तो V कुछ इस तरीके से जा रहा है और हम इस तरीके से अगर फोल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, फाइन। तो राइट हैंड थंब रूल से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइन, जिससे आप सबसे पहले ये समझेंगे कि एक चार्ज पे फोर्स कैसे लग रहा है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, कब वो फोर्स जीरो होने वाला है, ये सब चीजें इस टॉपिक में ही है, फाइन, ओके ओके। अभी हमें एक फोर्स मिला दैट इज FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहां से B को मैं लिख सकता हूं दैट इज FB अपॉन QV साइन थीटा, ठीक है, ओके। अगर यहां पर यूनिट लिखी जाए, सो यूनिट ऑफ B, ऑलरेडी हम 2 यूनिट देख चुके हैं, दैट इज टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां से एक यूनिट और आ जाएगी दैट इज फोर्स, जिसकी यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलम एंड V दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी यूनिट आ जाएगी दैट इज न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। तो ये आपको एक और यूनिट मिल रही है किसकी, B की। एक तो ऑलरेडी आपको मिल गई थी टेस्ला, दैट इज कैपिटल T, एंड सेकेंड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड दिस इज द थर्ड वन दैट यू आर गेटिंग, ओके। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, ठीक है, एक चार्ज अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में है तो उस पर दोनों तरीके के फोर्स लगेंगे, ठीक है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ। सो ये हमें पता है क्या होता है, दैट इज Q इंटू ई प्लस हमें पता है एफ बी अभी ये निकाला हमने, दैट इज Q V क्रॉस B, ठीक है। अगर हम Q को कॉमन ले लें तो दैट विल बी E प्लस V क्रॉस B। FL लिख ले रहा हूं इसको, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉरेंट्ज फोर्स। कि अगर एक चार्ज Q दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, ठीक है, या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर दोनों ही फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और जिसका इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों ही फोर्सेस लगाए हैं, दैट इज Fe प्लस FB, इसलिए मैं FB लिख रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो E और B में, ठीक है। ये आपका जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and this is magnetic force, this is magnetic force, fine, okay। ये तो सिंपल सा था, ऑलरेडी आप दोनों चीजें पढ़ लिए, बस हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं लास्ट, ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है, ओके। Question says the magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is 2 I cap plus 3 j cap into 10⁶ meter per second is fine। हमें given conditions है कि चार्ज हमारे पास है -2 माइक्रोकूलम, दैट इज 10⁻⁻⁶ कूलम। दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B गिवन है हमको, वो गिवन है 2 इन द y डायरेक्शन, दैट इज 2 j कैप हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज 2 I कैप प्लस 3 j कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। सो मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है क्या होता है, दैट इज Q V क्रॉस B, ठीक है। सो चार्ज हमें पता है -2 इंटू 10⁻⁻⁶, V की वैल्यू है 2 I कैप प्लस 3 j कैप इंटू 10⁶, एंड देन हमारे पास B भी है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 2 j कैप, ये वैल्यूज हमको गिवन है, ठीक है। सो हमें पता है अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस J अगर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वैल्यू K। J क्रॉस J करता हूं तो वैल्यू क्या मिलता है मुझे, 0, फाइन। सो केवल I क्रॉस J करना पड़ेगा एंड दैट विल बी -2 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहां पर वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁶, और आ जाएगा K कैप, ठीक है। क्योंकि I क्रॉस J करेंगे तो K आता है, आई होप आपको ये साइकिल पता है। सो I क्रॉस J करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी K, ठीक है। ये साइकिल पढ़ते थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में, फाइन, ओके। एंड J क्रॉस J करूंगा तो मुझे 0 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, 0, ठीक है। J और J के बीच का एंगल 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन 0 0 होता है, इसलिए सेम डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आता है, वेयरएज डॉट प्रोडक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के तो 1 आता है, फाइन, ओके। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 10⁻⁻⁶ एंड प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू 4 इज -8 K कैप, ठीक है। सो हम इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ऑप्शंस अगर आप देखें तो 4 वाला तो कैंसिल हो गया, K मतलब Z डायरेक्शन, ठीक है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 8 न्यूटन इन Z डायरेक्शन, बट हमारा वैल्यू आ रहा है -8K, सो दैट विल बी 8 न्यूटन इन -Z डायरेक्शन, एंड दैट विल बी गोइंग टू बी, दैट इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अभी हमने सिर्फ एक चार्ज को मूव करते देखा और उस पर क्या फोर्स लगेगा ये बताया। नेक्स्ट टाइम हम एक पूरा कंडक्टर को मूव करवाएंगे और देखेंगे उस पर क्या फोर्स लगता है, ठीक है ना, फोर्स ऑन द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है आज के पार्ट में तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा उस कमेंट में, फाइन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।